हाय गाइस, वेलकम टू क्लास। इन दिस क्लास हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले वाले चैप्टर हमने डिस्कस किया था मोशन होती क्या है, कितने टाइप की होती है, मोशन में वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, या ड्यूरिंग द मोशन कुछ हमने नए टर्म्स पढ़े थे, जैसे एसेलरेटेड मोशन। तो एसेलरेटेड मोशन क्या होती है, वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं, स्पीड के साथ तो हम फैमिलियर थे ही, हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते थे। तो यहाँ हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं और फोर्स क्या होता है। तो पहला मोशन जो था, अगर वो इंट्रोडक्शन था मोशन के लिए, तो ये वाला चैप्टर जो है वो एक इंट्रोडक्शन है कि मोशन होती क्यों है, उस बात के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आता है या कब आता है ना। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड इट चैप्टर। In this chapter we discussed about motion of object. We took a look of various terms related to motion in the previous chapter. So we have seen some of the terms as I told you earlier. So in this chapter we are going to study about the factor that causes motion. तो वो कौन कौन से factors हैं जो motion, जिससे motion होती है, right? In general we will try to find why an object stays in the state of motion, why it accelerate, वो accelerate क्यों होता है, why it remains in the state of rest। हम अभी पढ़ेंगे कि मोशन क्यों होती है। हमने पहले पढ़ा भी कुछ एक्सेलरेशन भी होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ते रहती है। तो अभी हम पूछेंगे कि हाँ भाई वो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों बढ़ रही थी, वो कौन से फैक्टर थे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा दे रहे थे, राइट। वाई इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट हमने एक ग्राफ बनाया था, जो क्या था, टाइम डिस्टेंस एक्सिस में पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एक लाइन आ रही थी। तो हमने बोला था कि अगर ऐसी लाइन होगी तो वो शो करेगी किसको, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, राइट। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसकी भी क्या साइंटिफिक थ्योरी है ना, वो रेस्ट में क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो रेस्ट में क्यों है, वो मूव क्यों नहीं कर रहा, ठीक। अगर कुछ मूव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो रुक क्यों नहीं रहा, है ना। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर है उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं हम फोर्स से। फोर्स होता क्या है, ठीक। इफ यू टेक अ लुक दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज बाउंडेड विद अ अननोन पावर, है ना। हर कुछ सारी चीजें क्या है, किसी न किसी अननोन पावर के साथ वो बाउंडेड है। इफ यू ट्राई टू जंप एट द प्लेस ऑन द अर्थ यू रिटर्न्स टू सेम प्लेस। अगर तुम अर्थ में कहीं खड़े होकर जंप करना चाहोगे, जंप करोगे तो आप जो है उसी प्लेस में वापस आ जाओगे। इफ यू ट्राई टू थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स इट रिटर्न्स बैक टू अर्थ। अगर आप कोई बॉल ऊपर फेंकना चाहेंगे तो वो भी वापस वापस आ जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे, है ना, कि जो सारे प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना। और if you try to push a car it's feel like car is heavier। और जब हम किसी कार को पुश करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कार बड़ी भारी हो गई है ना, ये हमसे पुल नहीं हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि समथिंग इज ट्राई टू पुल इट, है ना। सो व्हाट वी आर फेसिंग, सो दैट वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन पुशिंग इट। तो हम कार को पुश करने में बहुत सारी डिफिकल्टी। तो ये जो पुशिंग है, ये जो पुलिंग है ऑब्जेक्ट्स की, इस पुशिंग और पुलिंग को डे टू डे लाइफ में हम किस नाम से जानते हैं, इट इज टर्म्ड एज फोर्स। तो हम बोलते हैं अभी फोर्स। अगर कोई हमें पीछे खींच रहा होगा तो हम बोलेंगे यार वो हम पे पीछे की ओर ताकत लगा रहा है ना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो हम उसे डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। बट फोर्स हैज समथिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस विच इज दैट फोर्स इज अ फैक्टर दैट कॉजेज टू चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स है वो क्या है, एक कॉज है जो क्या करता है, दैट कॉजेज चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करेगा, जो फोर्स होगा वो उसकी पोजीशन को चेंज करने के काम आएगा, है ना। पोजीशन को चेंज कैसे किया जा सकता है, मान लो कोई यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी है तो आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा दोगे तो वो पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी या पहले से कम तेज हो जाएगी। तो एक केस में हुआ एक्सेलरेशन, एक केस में हुआ रिटार्डेशन, है ना। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, आपने उसको उस पर फोर्स लगाया एंड इट स्टार्ट मूविंग, है ना, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और हेंस इट कम्स टू द
मोशन। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स क्या कर रहा है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देगा या और तेज कर देगा, या रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, वो चला देगा। तो इस तरह से उसकी पोजीशन में जो चेंज आएगा वो सिर्फ फोर्स की वजह से आ रहा है ना। इट कॉजेज टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट टू गो थ्रू एक्सेलरेशन। तो ये रुकी हुई चीजों को चला सकता है एज आई टोल्ड यू, और या फिर ये क्या कर सकता है, जो मूव कर रही ऑब्जेक्ट्स हैं उनको और भी ज्यादा तेज मूव करा सकता है ना। तो हम फोर्स को ऐसे ही पढ़ेंगे, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। हमारे सिलेबस में क्या है भी, टू टाइप्स ऑफ फोर्स है, एक है बैलेंस फोर्स और एक है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक, चलिए इनको देखते हैं। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज वी हैव अ टॉय कार हियर, सपोज वी हैव अ टॉय कार, ये हमारे पास क्या है, देयर आर टू फिंगर्स, हम इस टॉय कार को क्या करेंगे, इन फिंगर्स से पुश करेंगे, ठीक। एंड दिस एरोज आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ टॉय कार, ठीक। तो ये टॉय कार की मूवमेंट की डायरेक्शन को बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले इन दोनों जो एग्जांपल्स हैं इनको हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाले लेफ्ट हैंड साइड से कार को इधर साइड को पुश करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा। एज आई पुश्ड, क्या हुई, इधर मूव करना स्टार्ट कर, राइट, इधर मूव कर गई, ओके। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, अब सेकेंडली फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड हम कार को फिर पीछे की ओर मूव करने पुश करने की कोशिश करते हैं। तो कार इस बार पीछे की ओर पुश हो गई, है ना। तो इस बार हमने क्या देखा, ठीक, कि हमने जब इसको राइट हैंड से पुश किया तो ये वापस कहाँ पहुंच गई, लगभग लगभग उसी प्लेस पे पहुंच गई जहां से आई थी, राइट। और एक नया केस हमारे पास ऐसा है कि इफ आई पुश दिस टॉय कार फ्रॉम बोथ साइड्स विद एन इक्वल फोर्स, देन व्हाट हैपेंस, वी आर ट्राइंग टू पुश, हम लगातार क्या कर रहे हैं, इससे इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इधर इसको पुश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि तो क्या इसमें कोई चेंज आया, इसकी इसकी जो पोजीशन है टॉय कार की, इसमें कोई चेंज आया, नहीं आया ना। जब हम पहले कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने किया तो हमने इस पे क्या लगाया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगाया। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आई एम रिपीटिंग दिस ऑल वन मोर टाइम। तो देखो क्या है कि सबसे पहले हम जैसे ही एक फोर्स लगाएंगे, अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन को देखो, वो किधर लग रहा है ना। तो हमने देखा एक 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 पावर है जो इस कार को इधर साइड को पुश करने की कोशिश कर रही है, इधर साइड को पुश करेगी, ठीक। क्या इस पे इधर साइड से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्या इस पे अभी प्रेजेंटली कोई दूसरा फोर्स लग रहा होगा, एक्सेप्ट फ्रिक्शन, है ना। अभी क्योंकि हमने फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है तो हम उसको देखेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं कि इस पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो है इस डायरेक्शन में। तो जब इस तरह के फोर्सेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं, है ना, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो फिर से इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर भागेगा, इसी डायरेक्शन में भागेगा, राइट। इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इस बार मैं क्या करूं, अगर इस कार पे इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो अब क्या होगा, ऐसी फोर्स लगाने पर ये जो ऑब्जेक्ट है फिर से क्या होगा, फोर्स की ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, राइट। अगर मैं क्या करूं, ये जो दो फोर्सेस मैंने अभी एक एक करके लगाए थे, अब इन दो फोर्सेस को मैं एक साथ अप्लाई कर दूं, सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये जो टॉय कार है इट वुड नॉट मूव, ये अब मूव नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि इस पे इधर की साइड को जितना भी फोर्स लग रहा था उतना फोर्स इधर साइड को भी लग रहा है। तो क्या हो गया, ये दोनों फोर्स बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वाले फोर्स को ओवरकम कर दिया, या फिर अगर मान लो इनिशियली इस पे कोई फोर्स लग रहा था तो इस फोर्स को इधर से एक फोर्स ने ओवरकम कर दिया। तो जो नेट फोर्स है ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो इस पे इस तरह से क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। बट इस वाले केस में नेट फोर्स जीरो नहीं था, देयर वाज अ नेट फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया था। क्लियर है यहां तक। सो
इसी के बेस पे हम बताते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को। तो बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें दो फोर्सेस या एज अ रिजल्ट या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है ना, जितना फोर्स इधर से आया, जितना भी फोर्स इधर डायरेक्शन से लग रहा था उतना फोर्स इधर डायरेक्शन से भी लगा, देयरफॉर इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और बॉडी रिमेन्स एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इस तरह के जो सारे केसेस होते हैं जिनमें जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, वो होते हैं हमारे बैलेंस फोर्स। और दूसरे फोर्सेस इसमें क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस लगे होते हैं जिनमें नेट फोर्स जीरो नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है। ठीक, इफ देयर आर सो मेनी, इफ देयर आर अ ग्रुप ऑफ फोर्सेस व्हिच आर म्यूचुअली कैंसल ईच अदर और दे आर फॉर्मिंग अ बैलेंसिंग सिस्टम, देन द ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव। तो इस तरह के केसेस में ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, अगर कोई अनबैलेंस फोर्सेस होगा तभी मूव करेगा। ठीक, तो यहां से आपको थोड़ा सा फील आना शुरू हो गया होगा अब तक कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है तो सिर्फ फोर्स की वजह से, और वो फोर्स भी कौन से कैटेगरी के होते हैं, वो फोर्स होते हैं अनबैलेंस कैटेगरी के। ठीक, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्ट करते हैं और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। सो दे आर बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, और इसी के बेस पे हमने क्या किया है, इनको डिफाइन भी किया है। कैसे डिफाइन किया है, तो बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, दीज आर दोस फोर्सेस इन व्हिच द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body is zero. Since the resultant force is zero, the body remains stationary, that is in the state of rest. So body will not move when the balance forces are applied on the object. और दूसरी बात में क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस हैं। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, तो फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक, अनबैलेंस फोर्सेस के ही इफेक्ट में क्या होगा, जब कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो अभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव होगा। ये बात भी हमें नोट करके रखनी है अपने दिमाग में। ठीक, नेक्स्ट वी आर एट लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन देखो, व्हेन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनालाइज्ड इट इज फाउंड आउट दैट फोर्स इज द ओनली फैक्टर। तो जब भी हम जब जब जो हमारे साइंटिस्ट थे वो मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि जो फोर्स है दिस इज द ओनली फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेट ऑफ बॉडी। जो किसी भी बॉडी की स्टेट को अफेक्ट करता है, चाहे तो वो उसकी मोशन की स्टेट हो चाहे वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग रेस्ट हो, दोनों को ही क्या करेगा, कोई फोर्स ही आके अबॉलिश कर सकता है। ठीक, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स, without force it is not possible to bring any object into a state of motion from rest or from state of motion to the state of rest. तो we cannot bring, हम किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना चाहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और रुके हुए ऑब्जेक्ट को अगर हम चलाना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में हम उसे चला रहे हैं उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें और सामने निकल के आई। ठीक, तो उन सबको न्यूटन ने क्या किया, फॉर्मुलाइज कर दिया, फॉर्मुलाइज कह लो या फिर थियराइज कह लो, उनको थियराइज कर दिया। ठीक, और उसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स प्रपोज्ड 3 रूल्स रिगार्डिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पॉपुलरली नोन एज लॉज ऑफ मोशन, दे आर गिवन बिलो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के कौन कौन से लॉज हैं, तो सबसे पहले वी हैव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि it states that every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by an action of external force. This is known as the definition of inertia. ओके, तो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने वाला है। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने वाला है, जब तक कि तुम उस पर कोई भी जो है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, कौन सी स्टेट एक रेस्ट वाली स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट, तो इन दोनों स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इन दोनों की स्टेट कभी भी चेंज नहीं होंगी। वो यूनिफॉर्म मोशन की उसमें है तो वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में ही रहेगा, और वो अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। If there is no net force,
resulting from unbalanced forces acting on an object, then object will maintain constant velocity. ये कह रहा है कि अगर the net force is zero, यानी कि बैलेंस फोर्सेस है, तो जब भी बैलेंस फोर्सेस होंगे तो बैलेंस फोर्सेस के केसेस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक, अगर वो 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से मूव कर रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से मूव करता रहेगा। ठीक, अगर वो 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा। तो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी कुड बी 0 प्लस, ठीक, तो इफ दैट वेलोसिटी इज 0 देन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट 0, अगर टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी 0 0 0 0 0 तो उसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और अगर टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, देन विल से it is at some constant velocity. And if an additional external force is applied, अगर हम उस पे क्या करते हैं, कोई additional external force applied कर देते हैं, then the velocity will change because of the force. The amount of the change in the velocity is determined by the Newton's second law. तो उसकी मोशन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, और ये जितना भी चेंज आएगा ये किससे हम आगे पढ़ेंगे, जब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे होंगे तब हम देखेंगे कि उसमें कितना चेंज आया। So that was Newton's first law. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अगर ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है तो वो उसे मोशन करने को ही फोर्स करेगी, राइट। अगर वो रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या करेगी, उसे रेस्ट में रहने के लिए फोर्स करेगी। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, राइट। समझ आ गया इनर्शिया? तो इनर्शिया कैसे, बाद में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। जो इनर्शिया होती है वो किसी भी बॉडी के मास का मेजर होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो दैट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कार, टॉय कार, ठीक। तो हमने इस पे एक फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ, अगर इस पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा होगा तो इट कीप्स ऑन मूविंग, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। यहां से इसे दूसरे हमारे एक फोर्स ने रोक दिया ना लाके, अगर मान लो वो ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, ये तो सीधे निकल जाती, ये रुकती नहीं। बात समझ आई? तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक वो कंडीशन जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करते रहे, ठीक। अगर आप इधर पुश लगातार करते जाएंगे तो ये इधर ही पुश होते जाएगा, नो मैटर, है ना। और दूसरी बात क्या है, इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इसके पास क्या होगी, इसके पास देखो एक फोर्स इधर को लग रहा है इसके ऊपर, और एक फोर्स इधर को लग रहा है इसके ऊपर। तो हेंस वी हैव सीन नेट वेलोसिटी इसकी कितनी है, इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो है 0, और जब प्रीवियस केस में जब ये मूव कर रहा था इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ठीक। तो ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती हैं, दिस ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू।